चलो शुरू किया जाए। हेडिंग डाल दी, कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स एक्चुअली नॉर्मल फोर्स होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए, किसको बैलेंस करने के लिए? ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए सरफेस आपके ऊपर जो फोर्स लगाती है वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स। इसमें नेसेसरी कंडीशन ये है कि जैसे आपका बैग है, तो आपका बैग है तो किसी ना किसी सरफेस पे रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्या होना चाहिए? सरफेस में, यानी दो सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो जैसे एक टेबल का हम स्ट्रक्चर ले लें ना, और टेबल में मान लेते हैं कि इसी टेबल में आपका बैग यहाँ पे रखा है। ठीक, तो आप और बैग का कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। ठीक है, अगर आप ये तो अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है तो ग्रेविटी उसको अपने तरफ एक फोर्स लगाती है, कौन सा? mg। अगर थोड़ा सा यहाँ आराम से ये सोचो कि अगर केवल mg फोर्स लग रहा होता, या आप जिस टेबल पे बैठे हो आपके वेट की वजह से केवल mg लग रहा होता, तो आप क्या होता? सारा तोड़ के कहाँ चले जाते? नीचे चले जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका सीधा सा मतलब कि mg को बैलेंस करने के लिए आपके mg क्या है? आपका वेट ही तो है। ठीक है, तो आपके वेट को बैलेंस करने के लिए ये जो सरफेस है वो भी कुछ ना कुछ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगा रही होगी। कुछ ना कुछ फोर्स क्या कर रही होगी? जैसे बैग mg नीचे लगा रहा है तो सरफेस बैग के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? नॉर्मल फोर्स। इस नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? mg के बराबर। ठीक है, तो यही हम स्ट्रक्चर यहां पे लिए थे। ये वाला mg किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको हम क्या लिख दिए? फील्ड फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो इसमें फील्ड फोर्स mg नीचे। तो और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये सरफेस जो ऊपर फोर्स लगाएगी वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स। अच्छा, आपके दिमाग में एक एक्सेप्शन बन जाता है कि हमेशा नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है? mg के बराबर। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, इसको मत ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स से कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, नॉर्मल फोर्स क्यों अप्लाई होता है? ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए अप्लाई होता है। कब अप्लाई होता है? ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए अप्लाई होता है। नॉर्मल फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी कि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के साथ, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। पहला स्टेटमेंट क्या था? नॉर्मल फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए लगता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? कि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब एक ऐसी कंडीशन आ सकती है बच्चा जहां पे क्या हो सकता है कि जैसे ये दो सरफेस है, इधर इधर बनाते हैं। जैसे पहली सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है। हाँ, ये S1 और S2, और ये दोनों मिलके क्या किए हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बैलेंस करके रखे। ठीक, यहाँ पे कंडीशन देख रहे हो? यहाँ तो सिंगल सिंगल था, लेकिन इस वाले डायग्राम में क्या था कि ये दोनों सरफेस मिलके इस ऑब्जेक्ट के मास को बैलेंस किए। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना नॉर्मल फोर्स होगा? तो mg, मास की वजह से सीधे mg कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो mg के वेट को एक तो ये सरफेस बैलेंस करेगी और दूसरी ये, तो इधर से नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? n1। पहली सरफेस इसलिए इसका नाम क्या दे दिए? n1, और दूसरी सरफेस इसका नाम क्या दे दिए? n2। ठीक, तो अगली इस पे आते हैं। ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा सरफेस से अटैच होगा, या ऑब्जेक्ट के वेट को जितनी ज्यादा सरफेस मिलके बैलेंस कर रही होंगी, उतना नॉर्मल फोर्स लगेगा। समझ आई बात कि नहीं? ऑब्जेक्ट के वेट को जितनी सरफेस मिलके बैलेंस कर रही होंगी उतना नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो इसके वेट को कितनी सरफेस बैलेंस कर रही थी, तो कितना नॉर्मल फोर्स? अगर 3 सरफेस मिलके बैलेंस कर रही होती, 3 नॉर्मल। बैठ गया दिमाग में? ठीक, तो प्रॉपर्टी क्या क्या है आपको याद आई? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहला, नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस करने के लिए लगता है? वेट को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? सरफेस के। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि जितनी नंबर ऑफ सरफेस होंगी, ठीक है, हाँ, जितनी नंबर ऑफ सरफेस होंगी उतना ज्यादा क्या होगा हमारा? नॉर्मल फोर्स। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज देखो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका मास कितना है? m। ऐसे हम रख लिए तो ये चीज हमारी क्या होगी? सरफेस हो गई। इसके मास ये कितना फोर्स लगा रहा होगा? नीचे mg, और ये हाथ हमारा ऊपर, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स। और अगर हम ऐसा कंडीशन किए कि सडनली अपने हाथ को नीचे ऐसे हटा लिया, ऐसे सडनली हटा लिए, तो कुछ टाइम के लिए कहां पे था? हवा था, हवा में था ना। और जैसे ही सरफेस ऑब्जेक्ट को छोड़ेगी, जैसा ही सरफेस क्या करेगी? ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी? छोड़ देगी। सरफेस जैसे ही हट गई उतने समय नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
तो नॉर्मल फोर्स कब तक अप्लाई होता रहता है? जब तक कि सरफेस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होती है। कितनी प्रॉपर्टी बताए? 4। कितनी प्रॉपर्टी बताए? 4। पहला, नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए लगता है। नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए लगता है। दूसरी, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तीसरा, जितना नंबर ऑफ सरफेस होगा उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा। चौथा, अगर सडनली हम क्या कर दे, सरफेस को हटा दे, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब सरफेस के साथ अटैच होगी। याद हो गया? ठीक। अब अगले इतना समझ में आया? ठीक है, नॉर्मल फोर्स की प्रॉपर्टी बता दी। नॉर्मल फोर्स वेट बैलेंस करने के लिए लगता है। नहीं, इस कंडीशन पे, यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेते थे वहां पे तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर था? mg के बराबर। तो कई बार बच्चे याद कर लेते हैं कि हमेशा नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर। चलो आगे आते हैं। यहाँ देखो, इस जगह पे देखो, ये कैसा प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन है। कैसा प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, जैसे यही ये टेबल कैसा है? इंक्लाइंड है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपने इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसा। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट किस प्लेन पे रखा है? इंक्लाइन प्लेन पे। मान लीजिए सर इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लेस होता तो ये स्लाइड होकर कहाँ चलाता है? नीचे चलाता है। तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ बैलेंस है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने तरह के फोर्सेस लगेंगे। याद कीजिए इसको। मास यही स्ट्रक्चर था, वो तो फ्रंट व्यू मैंने आपको दिखा दिया कि वहां पे ऐसे रखा हुआ है। और नॉर्मल देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। एंगल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, एंगल इसी तरह बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे कोई भी एंगल हो सकता था, जिसको हम यहाँ से काट के कोई एंगल क्या लिख लेते हैं? थीटा लिख लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसका मास है, तो मास की वजह से ठीक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगेगा? mg। सही है। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये एंगल भी कितना होता है? थीटा। ये कितने लोग को पता है? ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं? नहीं पता है? ये तो हर जगह आएगा। ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं? जैसे यही स्ट्रक्चर है आपको, ठीक है, और हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा कैसे? ये हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का ब्लॉक का मास कितना है? m। ये आप सेंटर ऑफ मास माने। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ फोर्स कितना दिखा दिए? mg। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं पैरेलल। ठीक, और इधर पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को ये लाइन कट कर रही है। दो पैरेलल लाइन को अगर ये लाइन कट करेगी तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, इसलिए ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, दूसरा हमको एंगल कौन सा निकालना है? ये सरफेस है ना, तो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर हम लोग ये खींचे। हमको यही वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना आएगा। है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? अच्छा, ध्यान से देखना एकदम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये थीटा था तो ये भी थीटा, तो ये आपको पता चली गया। ये एंगल कितना दिख रही है बच्चा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं? बन गया ना, दिखाई दे रहा है। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? तो ये तुम बड़े आराम से कह लोगे कि ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। और ये वाली जो लाइन हमने खींची वो सरफेस के क्या खींची है? परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पूरा कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लाइन भाई, ये पूरा देखो, इससे कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90। तो ये यहां से भी यहां तक पूरा कितना एंगल बनाएगा? 90। और 90 में से इतना एंगल जो तुम निकालो इधर का, वो कितना था? तो बचा हुआ एंगल क्या होगा? पूरा 90 था, और 90 में से इतना एंगल अगर घटा दे तो इस बचे हुए की वैल्यू आ जाएगी। पूरा पता था तुमको 90, और इतना भी पता चल गया कितना? 90 माइनस थीटा। इसको पता करना है तो 90 में से 90 माइनस थीटा को क्या कर दीजिए? अब घटा दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो 9, ये माइनस के साइन के साथ और ये किसके साथ? ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। इसलिए अब याद रखिएगा कि जहां इंक्लाइंड सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। अच्छा, ये किसका कंपोनेंट है? mg का।
तो इधर ये थीटा है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, कौन सा, mg कॉस्ट, क्योंकि थीटा जिसके साथ डायरेक्ट अटैच होता है वो कॉस में, और दूसरा वाला साइन में। ये हम प्रोजेक्टाइल में हम लोग कई बार समझाए, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, mg साइन थीटा। अब तुमको देखना है कि सरफेस तो ये है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg cos थीटा, और इसी को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को बैलेंस करती है, जो सरफेस से क्या लगता है, परपेंडिकुलर। तो सरफेस से परपेंडिकुलर कौन सा लग रहा है, तो यही फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल। तो इस जगह अगर देखोगे तो एन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, mg cos थीटा के बराबर होगी, ठीक। पहले वाले केस में एन की वैल्यू किसके बराबर थी, mg। तो हम बोले थे, हाँ हम बोले थे, जो प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस पे ब्लॉक ऐसे रखा था, नीचे कितना फोर्स लग रहा था, mg, ऊपर कितना लग रहा था, नॉर्मल। तो n इज इक्वल टू किसके, mg cos थीटा होगा इंक्लाइंड सरफेस पे, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन में एक फॉर्मूला होता है ना कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू क्या, नॉर्मल फोर्स। तो आप लोग हमेशा नॉर्मल फोर्स तो किसके बराबर लग देते हैं, mg, चाहे वो इंक्लाइंड सरफेस हो चाहे जो, तो गलती मत कीजिएगा। इंक्लाइंड सरफेस में नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है, mg cos थीटा, और प्लेन सरफेस में किसके बराबर, mg। तो पहले बकायदा निकाल लेना कि सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लग रहा है। अब एक चीज और समझे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम इस पे एडिशनल 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में और लगा दिए दबाने के लिए, तो नॉर्मल फोर्स इसको भी एडजस्ट कर लेगा, तब नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 100 न्यूटन ये प्लस mg cos। हाँ, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जितना फोर्स लग रहा है उसी को कौन बैलेंस करता है, नॉर्मल। mg cos थीटा तो लग ही रहा था, हम 100 न्यूटन का और दबा दिए इधर, तो अब ये सरफेस किसको बैलेंस कर रही है, 100 न्यूटन वाले को भी और mg cos थीटा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये खोजता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उसी को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर, रटोगे नहीं ना, क्या खोजोगे, सरफेस के परपेंडिकुलर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वही किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट अगला फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स में एक न्यूमेरिकल कर ले, देखिए ये है 37 डिग्री एंगल, ये वाला है 53 डिग्री। ये पहली सरफेस S1, ये सरफेस S2, यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिए, इस ब्लॉक का मास है m इज इक्वल टू 50 kg, कितने kg, 50 kg। तो ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे दो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो पहली वाली सरफेस जो नॉर्मल फोर्स लगाएगी वो कितना होगा, N1, और दूसरी वाली सरफेस जो नॉर्मल फोर्स लगाएगी वो क्या, N2। एक चीज और बता दें कि फ्री बॉडी डायग्राम में, FBD में जितने भी हम लोग फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी फोर्सेस दिखाते हैं, वो सारे फोर्सेस कहाँ से हमको दिखाने चाहिए, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कहाँ से। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू फाइंड करनी कि N1 N2 की वैल्यू कितनी होगी। मास दिया है, आप क्या कर सकते हो, जो G की वैल्यू है वो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हो। ट्राई करोगे एक बार, ठीक है। और जितने लोगों को ये डाटा नहीं याद होगा कि एंगल 37 53 की वैल्यू कितनी है, वो एक ट्रायंगल याद करेंगे ऐसे कि 37 अगर रेशियो है तो ये क्या होता है 3, ये कितने का होता है 4, और ये 5। तो इससे तुमको साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकालना तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये फिर 37 हुआ, ये एंगल कितने डिग्री हो गया 90, तो बचा वाला ये वाला एंगल कितने का हो गया 53 डिग्री का। 90 से 37 घटा तो कितना बचेगा 53। देखो सारा फोर्स कहां से दिखाना है, कहां से दिखाना है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का ये है, ठीक है। इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, mg, ठीक। नॉर्मल फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, तो नॉर्मल फोर्स को आगे दिखाएंगे तो नॉर्मल फोर्स तुम्हारा लगेगा किस डायरेक्शन पे, इधर, ठीक। और N2 ये वाला नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, इस डायरेक्शन पे N2, ठीक है। लाइन को आगे अगर बढ़ा दिया जाए,
सेंटर ऑफ मास से दिखाना है सारा फोर्स ऑब्जेक्ट पे जिस पे लग रहा है। हाँ तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बढ़ा दो, दिखाओ, ठीक है। तो अगर अलग से बना के दिखा दे, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सरफेस n1 इधर लगा रही है ना, ठीक। तो n1 इधर लगा रही है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास से दिखा दिए, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं आगे तक, यहाँ तक, ठीक है। दोनों को ही बढ़ा देते हैं और इसका एक साफ डायग्राम उधर बनाएंगे, पहले इधर आप समझ लीजिए। तो ये देखिए n2 परपेंडिकुलर है कि नहीं सरफेस के, है। ये एंगल कितना है 53, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये 90 हो गया, ये कितना हो जाएगा 37, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अगर हमें एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दी इस तरह, क्योंकि अब हमको कंपोनेंट में बांटना है, एक लाइन ये इसके पैरेलल लाइन है, ठीक। और ये पूरी एक सीधी सीधी लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल 37 है, तो इधर का ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 37, ठीक। उसी तरह ये कितना था 37, ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस के नॉर्मल फोर्स हमेशा, तो ये 90 तो होगा ही, तो बचा वाला ये वाला एंगल कितना हो गया 53। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और उसको ये वाली लाइन काट रही है, तो ये एंगल 53 होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 53। यहाँ तक तो सबको समझ में आया ही होगा। अब हम एक साफ डायग्राम यहाँ बना रहे हैं क्लियर करने के लिए एकदम, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा ब्लॉक था, ठीक है। ब्लॉक पे इधर जो फोर्स लग रहा था, इस ब्लॉक पे इधर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स कितना लग रहा था n1, ठीक है। ब्लॉक पे इधर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स कितना लग रहा था n2, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वाला एंगल आया कितना 53 डिग्री और ये वाला एंगल कितना आया 37 डिग्री। साथ में क्या है कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स और काम करेगा, इस फोर्स का नाम क्या है mg, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा ये सारा का सारा सिस्टम किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन पे है ना, चल थोड़ी ना रहा है, किस पोजीशन पे है रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन पे तभी होगा जब इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम कितना होगा 0। और आपको एक चीज बताए थे कि नेट फोर्सेस का सम तभी 0 होगा जब एक्स एक्सिस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 हो और वाई एक्सिस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम कितना हो 0, ठीक। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे कितने फोर्स लग रहे हैं और वाई एक्सिस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक। तो n1 इधर है बच्चा, तो n और ये एंगल कितना है 53 डिग्री, तो n1 का एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो, तो इधर कंपोनेंट तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा n1 थीटा, जहां डायरेक्ट अटैच होता है वो किसमें टूटता है cos 53 डिग्री, ठीक। इसी तरह n1 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ टूटेगा, ये cos में टूटा तो ये वाला किसमें टूटेगा n1 sin 53 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। अब इसी तरह हम लोग किसका कंपोनेंट तोड़ दे n2 का, तो n2 का इधर कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये आ जाएगा n2 cos 37 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह n2 का अपवर्ड भी कंपोनेंट आएगा ना, तो n2 का अपवर्ड कंपोनेंट कितना है n2 sin 37 डिग्री। सही लिखे, देख लो एकदम सही लिखा गया है कि नहीं। n1 का इधर n1 cos 53 डिग्री, ऊपर की तरफ कितना n1 sin 50, n2 का इधर n2 cos 37। और अब तुमको ये नहीं देखना, तुमको देखना एक्स एक्सिस में ये फोर्सेस लग रहे हैं और वाई एक्सिस में, अब बोलो कहीं गलती है, नहीं ये n1 इधर ही लिए है, n2 इधर ही लिए है, हम सेंटर ऑफ मास वाला दिखा रहे हैं ना, तो वहीं पे सब सही है, ठीक। तो अब क्या देखना है कि एक्स एक्सिस के सारे फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए 0। तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव ये लग रहा है और निगेटिव डायरेक्शन पे ये, तो इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा तभी ना 0 होगा, ठीक है। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आप लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे n1 cos 53 डिग्री। ये मैं ये देखो ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट बन जाए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में इतना बड़ा तो आएगा नहीं, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए किस तरह हम लोग निकालेंगे। एक बुक होती है SCV वर्मा, सब लोग सुने होंगे उसको, फिजिक्स की जो भी कॉम्पिटिटिव जो लोग तैयारी करते हैं उसको जरूर लगाते हैं। तो SCV के एक भी क्वेश्चन कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते, हाँ नहीं आते, नहीं लगाते,
नहीं आते, कभी नहीं आते, लेकिन उसको जरूर सारे टीचर और सारे जितने इंस्टीट्यूट है उसको लगाने के लिए कहते हैं। पता है क्यों लगाया जाता है वो? जब आप वो क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। हाँ सोच, हाँ इरोडो तो ठीक है, एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम होती है इरोडो पे, बट एससीवी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग काम करेगा कि उसमें एक प्रॉब्लम में दो तीन तरह के हाँ दो तीन तरह के फॉर्मूले को इंक्लूड कर देता है, तो आप सोच पाते हो उस लेवल तक। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह के कि आप नॉर्मल के बारे में सोच पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे n1 cos 53 डिग्री का डायरेक्शन इधर, इसको बैलेंस कौन किया है? ये वाला, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 0। तो इसमें से घटा दीजिए किसको? n2 cos 37 डिग्री को, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू रखें, ठीक है। n1 रहने दो, n1 हमको चाहिए ही। cos 53 डिग्री, अब फिर cos 53 देखना है तो इधर वाले एंगल से देखेंगे, इधर के एंगल से देखेंगे। और cos का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 53 वैल्यू कितनी हो जाएगा? 3/5 माइनस n2। cos क्या है? 37 देखना है तो इधर से देखो, तो इधर से बेस 4 होगा और हाइपोटेन्यूज कितना? 5 इज इक्वल टू, हर जगह से 1/5 कॉमन हो सकता है, और 1/5 को लेके इधर भेज दे। 1/5 हर जगह से कॉमन ले सकते हैं और उसको ले जाके उस तरफ डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? तो अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 3n1, यहाँ से 1/5 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और उसको उस तरफ भेज दिया 0 के साइड। तो 3n1 माइनस 4n2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बना, किस एक्सेस की वजह से? एक्स एक्सेस की वजह से। इसी तरह का एक इक्वेशन भाई, दो अननोन है हमारे पास। कौन सा अननोन है? n1 और n2। तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। तो अब एक इक्वेशन तो एक्स एक्सिस की वजह से आ गया और दूसरा इक्वेशन किसकी वजह से आ जाएगा? वाई एक्सिस। तो थोड़ा सा वाई एक्सिस में सोचो यहाँ पे, तो वाई एक्सिस में अपवर्ड कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। एक कौन सा? n1 साइन 53 डिग्री और दूसरा क्या है? n2 साइन 37 प्लस n2 साइन 37 डिग्री। और ये दोनों मिलके किसको संभाले? ऊपर के दो फोर्स किसको संभाले? नीचे वाले mg को। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके किसको संभाले? mg को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? mg। ठीक, अब वैल्यू पुटअप करेंगे। हाँ तो वैल्यू पुटअप करिए, n1 रहने दीजिए, साइन 53 यहां से है, तो साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा? 4/5, ठीक है, प्लस हाँ n2 और साइन 37 की वैल्यू 37 ये है, तो ये 3/5, 3/5 इज इक्वल टू मास कितना था? 50 और जी की वैल्यू कितनी? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 500। यहाँ भी 1/5 होगा और 1/5 उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। किससे था? 5 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4n1 प्लस 3n2 इज इक्वल टू 2500। 1/5 यहाँ से कॉमन लेंगे, उधर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को उठाएंगे, ऐसा तो सॉल्व होगा नहीं। अब इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि नहीं? मल्टीप्लाई करना और दोनों इक्वेशन क्या कर लेना? यहाँ पे सॉल्व कर लेना। ठीक, हाँ हाँ चलिए नोट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए पूरा। इसके बाद का काम कर सकते हैं कि हमको करना पड़ेगा? इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना? इक्वेशन सॉल्व कीजिए इसको। हाँ, इधर इस साइड नहीं समझ में आया?